पीपीपी क्यों चूज की? हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। पॉलिटिक्स गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं बिकॉज बड़े बड़े मकान, गाड़ियाँ। मैं सुजुकी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लोग मुझे उस तरह कंसिडर नहीं कर रहे। तो सर आपने कौन सी गाड़ी रखी है? इस वक्त लैंड क्रूजर। मेरे भाई मुझे लेके दे देते हैं, जब ये मेरी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो मुझे दूसरी गाड़ी लेके दे देंगे। मुझे भी ऐसे भाई चाहिए। ये चॉइस नहीं होती। अच्छा कॉम्बो है कि एक भाई माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, वो किसी को भी कॉल लगा के कुछ फरमाइश कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, और एक भाई पैसा कमा रहे हैं। दिस इज अ गुड कॉम्बो। क्या इमरान खान फिर आपकी नज़र में एक अच्छे लीडर हैं? खान साहब बहुत एरोगेंट है। मुझे इमरान खान के अंदर वो डेप्थ नहीं मिलती थी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। आप पीपीपी से इंस्पायर होते हैं बिलावल भुट्टो को लेकर? नहीं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूंकि नहीं रहे, आप समझते हैं कि वो जरदारी और बिलावल भुट्टो उन्होंने बहुत अच्छा टेकअप किया है? बहुत अच्छा नहीं है, उनमें खामियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। नून लीग की हुकूमत कैसी है? इन हालात में कोई मिसाली तो नहीं है। ज्यादा सख्त जेल किसने काटी? बेनजीर भुट्टो शहीद ने सबसे मुश्किल जेल काटी थी। शदीद तरीन 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में कोई रियायत उन्होंने नहीं मानी। अच्छे लोग हैं आप लोग, मैं तो फिर आप दोनों में से नहीं हूँ। हर बंदा ये समझे कि ये मेरे ही हैं। तुसी बेवफा हो, सारे आंदे यार हो। सर अगर आप नाराज हो जाएं, आपकी वाइफ को पता है कि क्या चीज बनाऊंगी तो मूड खुशगवार हो जाएगा, फिर वो नाराजगी कभी एक दिन की होती है, कभी एक हफ्ते की भी हो जाती है। एक हफ्ते की नाराजगी भी होती है, और एक ही घर पे रह रहे होते हैं या वो सामान हम एक ही कमरे में होते हैं। अच्छा ओके, आई लाइक इट। आदमी मनाते हैं ज्यादा है ना, औरत तो मानती नहीं अपनी गलती। मेरा ख्याल है जी मैं इस मामले में थोड़ा हार्ड लाइन, और मेरी बेगम ज्यादा मानती है। हाय अल्लाह, कितने लकी हैं। नवाज शरीफ, उनको और एक्टिव होना चाहिए। मरियम औरंगजेब, उन्हें चाहिए कि वो मरियम नवाज साहिबा का ओवर एक्सपोजर है, इसको कम करें। अज़मा बुखारी, धीमे लहजे में बात करें। बिलावल भुट्टो, और मेहनत करने की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी, बड़ों को मशवरे नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे समा सितारे हैं, साबिक वजीर रह चुके हैं और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब। उनकी रिहाइश गाह पर हम मौजूद हैं लाला मूसा में। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वेट भी किया, और आपकी पर्सनैलिटी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हम्बलनेस है। दैट आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग। नहीं, आपका शुक्रिया, आप इतना ट्रैवल करके आए, सारे दोस्त इकट्ठे होकर। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, एंड वेरी वेलकम लाला मूसा में। थैंक यू सर। आपने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है अपना ड्राइंग रूम। ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली है? मुगल स्टाइल में ज़रा आपका फर्नीचर है, ये किसने सिलेक्ट किया? घर बीवी का होता है जी, बीवी सेलेक्ट करती है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। Really? मतलब आप फिर क्या करते हैं अगर कहीं गए हैं फर्नीचर शॉप पे या किसी दोस्त के घर, तो आपको क्या अट्रैक्ट करता है वहाँ? बहुत अच्छी चीज नजर आए कोई फर्नीचर का या कोई चीज तो यकीनन बंदा अप्रिशिएट करता है। मुझे लगता है ये ढेर आपने लगाए हैं, जितने डेकोरेशन पीसेस एक एक टेबल पे 5-5 पड़े हैं ना। इसमें कभी होता है जी, कुछ चीजें शायद मैं भी ले आया हूँ, और ये तस्वीरें लगाने का मेजॉरिटी में ये सारा कुछ मेरी बेगम साहबा का है जी। घर बेगम का होता है जी, घर बंदे का होता ही नहीं। माशाल्लाह सर। तो वही इसको डेकोरेट भी करती है। लव मैरिज थी? नहीं जी, हम दोनों कजन है, अरेंज मैरिज है, आपस में हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़ा प्यार। पॉलिटिशियन अक्सर कजन्स में करते हैं। हाँ नहीं, मेरी फैमिली में खैर पुरानी हिस्ट्री है, हम रवायती से लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास टाइप। अच्छा। तो हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले हैं वैसे ही। तो फैमिली के विद इन फैमिली मैरिजेस का तस्वर जो है
ये हमारे यहाँ बड़ा मजबूत है और इसके बड़े फ़वाइद हैं। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं अक्सर, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर, जैसे आपने कहा आप लोअर मिडिल क्लास हैं, और तो आपने बचपन में कोई ऐसी चीज़ देखी कि आपको शऊर पैदा हुआ हो कि यार मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो लोअर मिडिल क्लास करती है? मुझे लकीली मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, या मेरे वालिदैन की अपनी हैसियत समाजी ऐसी थी कि मुझे वो जो करब होता है ना समाज के उस तबके में, जो एक बड़ा तबका है हमारे यहाँ, जिनमें ये कर्ब होता है कि मेरे साथ ये जो मेरे वालिद के साथ हो रहा है या मेरे फैमिली के साथ हो रहा है, मैंने ये कुछ करना है कि मेरे साथ ना हो। इत्तेफाक से, एक अल्लाह के करम से मैं उससे निकला रहा, उससे बियॉन्ड रहा। अच्छा। मुझे ये नहीं फेस करना पड़ा। और मेरी ज़िंदगी में हमेशा से राइट फ्रॉम मेरे कोई स्कूल की उम्र से कह लीजिए, ये एक फ़िक्र था, एक ख्वाहिश थी कि समाज की जो इनइक्वालिटीज़ हैं, तज़ादात हैं, लोगों के साथ होने वाले जुर्म है, उनकी ज़िंदगी में तलखियाँ हैं, इसको कैसे कम किया जाए, इनजस्टिस को, ये जो नाइंसाफ़ी है माशरे में, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये एक मेरे अंदर कसक रही। इसी ने मुझे मज़हब के भी करीब किया, इसी ने मुझे फ़लसफ़े के करीब किया, इसी ने मुझे सोशलिज़म के करीब किया। तो सर, इसमें आप क्या समझते थे, पुलिस का ज़्यादा रोल होता है या फिर एक पॉलिटिशियन का? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फिर CSP ऑफिसर या कुछ इस तरह में चले जाते हैं कि हम मुआशरे की खिदमत करेंगे। जो CSP या ये भी बड़ी खिदमत करते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ कैरियर होता है। मेरी नज़र में कैरियर नहीं था। ओके। मेरी नज़र में था कि कोई ऐसा किया जाए, मसलन मैं स्टूडेंट लाइफ में सोशलिस्ट पार्टी के साथ था और सोशलिज्म से बहुत मुतासर था, आज भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के लिए बहुत सारा इनाम है उसमें। तो उसके लिए कोशिश करते रहे, और उसमें ये नहीं होता कि मैं ही लीडर बनूं। मैं तो अमली तौर पे अमली सियासत में आना ही नहीं चाहता था। अच्छा। मेरा डिज़ाइन ही नहीं था, लेकिन आ गया। बट आप जब आप नज़रिए के लिए काम कर रहे होते हैं ना, या सोच रहे होते हैं, तो आप सेल्फलेस होते हैं। तो उस वक्त क्या सोचा था, क्या गोल्स थे कि मैंने क्या करना है लाइफ में, कमर ज़मान कायरा क्या बनेगा बड़ा होके? ये कोई बड़ा टारगेट नहीं होता है। अच्छा। कमर ज़मान कायरा क्या बनेगा वो तो वक्त बना देगा जो भी बनाया। अच्छा। लेकिन कमर ज़मान कायरा के लिए पहला काम ये है, मुराद इंडिविजुअल के लिए जी। पहला काम ये है कि वो समाज की हैयत के अंदर अपनी रोल को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, और टोटल गुड जो कुल्ली से ज़िंदगी है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। उसमें मेरी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरी की कोशिश करता हूँ, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, और अगर मेरे पास बहुत सारी दौलत, बहुत सारा नामो नमूद, सब कुछ आ गया और समाज ख़राब हो गया, तो मैं मेरे वो सारा कुछ किस काम का? अच्छा, तो मेरा मोटिव हमेशा से ये रहा कि मैंने समाज की तब्दीली के लिए और टोटल गुड के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए काम करना। अच्छा सर, आपको लगता है कि आप किसी में गुडनेस डाल सकते हैं? अगर जैसे आपने बात की कि मेरा ये मकसद नहीं था पैसा कमाना, या एज यू सेड अर्लियर, तो क्या ये काफ़ी नहीं होता कि आपके पास आप पैसा बनाओ, कमाओ? ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं, और आजकल हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है हमारी सोसाइटी में, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो खुद पैसा कमा के अगर आप कमा सकते हैं तो क्यों ना लोगों में तकसीम किया जाए, या जो कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहता है उसके लिए कुछ किया जाए। तो ये बेहतरी ठीक नहीं है, बजाय ये कि हम तकरीरों से कहें कि अच्छे बने, ऑनेस्टी सीखें, तो क्या इससे सीख लेंगे लोग? एक ये कि मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ पैसे कमाने का तहर्रुक ही नहीं किया तो ज़िंदगी तो नहीं गुजरती इस तरह। बिल्कुल नहीं गुजरती। ज़िंदगी में दौलत भी चाहिए, वसाइल चाहिए बेसिकली, और एक ज़िंदगी में आपको शनाख्त भी चाहिए। ये दौलत के, और जो आपको घर चाहिए, आपको लिबास चाहिए, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, फैमिली चाहिए, उसके बाद एक शनाख्त भी चाहिए कि माशरे में आप पहचाने जाएँ क्या है। तो ये सारी शनाख्तें आपकी माशरे के साथ चलनी चाहिए। अगर मेरा मोटिव सिर्फ ये हो कि मेरा क्या बनेगा, तो मैं सोसाइटी के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं दौलत के पहाड़ खड़े कर लूँगा, उसके नतीजे में लोगों को रोज़गार भी दूंगा, खाने भी खिलाऊंगा, फलां भी,
दौलत के वजह से जब पहाड़ खड़े किए जाते हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई जुर्म जरूर होता है। अच्छा। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, मैं दौलत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अगर सियासत में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम ऐसा हो कि एक तबका वो है जो दौलत कमाए, जो कारोबार करे, जो फैक्ट्रियाँ लगाए, जो ज़राअत करे, किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, किसी ने मीडिया करना है, ये किसी ने सियासत भी करनी है, बिल्कुल, किसी ने अदालत लगानी है, किसी ने फौज में जाना है, तो किसी ने पुलिस में जाना है। तो ये सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, सबका अपना अपना रोल है। तो कमर जमान कायरा जो उस वक्त थे, उन्हें तब भी ये कसक थी कि मुझे नाम कमाना है। इज दैट? मैंने अर्ज़ किया जी कि मेरा, ये तो हर फर्द की ख्वाहिश होती है कि मुझे आइडेंटिफाई किया जाए और बेहतर आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन मेरा मोटिव कभी ये नहीं रहा। अच्छा, मेरा मोटिव ये रहा कि मैं ऐसे काम करूं जिससे सोसाइटी में आसानियां पैदा हो सके। तो आपने क्या काम किए? आपको क्या लगता है, क्या आपने रोल निभाया आज तक जो आपने सोचा आप कर सके कुछ ना कुछ? मैं कितना कर सकता हूं वो तो सोसाइटी जज करेगी, ये किया है, ठीक है। लेकिन मैंने सियासतदान के तौर पे, सियासत में आने के बाद मैं एक जमात के साथ मुंसलिक हूँ, एक हुकूमत में रहा हूँ, अपोजिशन में रहा हूँ, मैं 2 दफ़ा असेंबली मेंबर रहा हूँ, तो उसमें जितना मेरा रोल हो सकता था वो मैं तो अपने रोल से मुतमईन हूँ कि मैंने जो कुछ कर सकता था वो किया। अब एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं कितना कर सकता था, अब उस रोल को और एनहांस किया जा सकता था। यस, आज मैं खड़े होकर देखता हूँ कि अगर मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले जब असेंबली में था, तो अगर मैं ये करता या मैं हुकूमत में था तो मुझे ये करना चाहिए था, इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। ये वैसे भी गुजरे हुए वक्त के बाद बंदा अपने करेक्टर में ये सोचता रहता है मैं ऐसे करता तो बेहतर होता, तो मैं आज सोचता हूँ। लेकिन मैं जनरली मुतमईन हूँ कि मैंने जितना वक्त सियासत में अभी तक गुजारा है, जिस भी हैसियत में गुजारा है, मैं उससे जितना कर सकता था वो करने की कोशिश की है, और बेहतरी हो सकती थी। जो मैंने सुस्तियाँ की, मुझसे गलत फैसले हुए, वो ना होते तो बेहतर होता। तो क्या कोई एक काम जो आपने बहुत अच्छा किया एंड यू आर सेटिस्फाइड, जब रात को सोते हैं अच्छी नींद आती है कि शुक्र है ये कर लिया जिंदगी में तो अब आसानी हो जाएगी आगे भी? कोई एक काम तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। एक बताना होगा बस। नहीं, मेरा कोई एक काम है ही नहीं, कोई ऐसा बड़ा काम मैंने किया ही नहीं ज़िंदगी में जिसके बारे में मैं कहूँ कि ये एक काम बड़ा अच्छा हो गया। इसलिए कि कोई एक फ़र्द, कोई एक काम, कोई एक चीज़ अच्छी होती नहीं है। अच्छा, तो कोई ऐसा रिग्रेट के काश मैं उस वक्त इस पोजीशन में था कि ये कर सकता था मगर वो नहीं किया? मैंने ज़िंदगी में ना जी तालीम में लॉ नहीं किया। मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने लॉ नहीं किया। अच्छा, बस। तो आप कर लेते? सिर्फ एक ही रिग्रेट, एमफिल मास्टर्स लॉ में कर लेते। उस वक्त नहीं किया ना, इसीलिए तो रिग्रेट है। कर लिया होता तो रिग्रेट ना होता। तो आप बुक्स पढ़े अभी भी, मतलब डिग्री लेना जरूरी तो नहीं है? नहीं, लॉ की प्रैक्टिस की जाती है ना। पढ़ता तो मैं हूँ, अभी भी किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं किताबें पढ़ने से नहीं कह रहा। मैंने एक प्रैक्टिशनर के तौर पे अगर मैं लॉ पढ़ा होता तो मैं प्रैक्टिस करता, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फील था। ये मुझे एक रिग्रेट है, बाकी अल्लाह ने करम किया, कोई रिग्रेट नहीं। ठीक है। अच्छा सर, आपने कभी लोकली ट्रैवल किया हो, सफ़र किया हो, आपको पता हो कि आम आवाम के क्या मसाइल हैं? यूनिवर्सिटी तक मेरी तालीम थी, उसके बाद मैंने कुछ अरसे के लिए कारोबार किया, फिर सियासत में आ गया। क्या कारोबार किया था? बिकॉज मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होता है कि क्या आप फ्लॉप बिजनेसमैन रहे या कामयाब बिजनेस? मैं कोई कामयाब बिजनेसमैन नहीं था। ठीक है, बिकॉज यू वर बोर्न एज अ पॉलिटिशियन। मैंने कारोबार भी ठीक किया, ये नहीं है कि मुझे क्या कारोबार था? स्टील का कारोबार था, स्टील फार्नेस थी। ओके। और फिर कोई टेक्सटाइल का काम शुरू करने की कोशिश की, तो रास्ते में रह गया। जीरो से स्टार्ट किया था या कुछ इन्वेस्टमेंट मिली फैमिली की तरफ से? नहीं, फैमिली की तरफ से थी, मेरी कोई जाती नहीं थी इन्वेस्टमेंट। ओके। मैं तो पढ़ के आया। जाती होती तो फिर आप बिजनेसमैन ही। जाती क्या होती है, फैमिली की होती है। मेरी जिंदगी में जाती कुछ नहीं होता। मैं एक ऐसी फैमिली में रहता हूँ, हम 2 भाइयों की औलाद हैं और वो कोई 20-22 साल पहले दुनिया में चले गए। हम दोनों भाइयों की औलाद हम इकट्ठे हैं, हमारे बच्चे हो गए, हम सब भाइयों की शादियां हो गई हैं। अच्छा। हम टोटल 9 हैं, हम दोनों भाइयों की औलाद जो है, और हम सब के अपने अपने घर हैं, लेकिन हम इकट्ठे हैं। सर, ये जो पॉलिटिक्स गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, बिकॉज बड़े बड़े मकान, गाड़ियां और ये चीजें तो आम है पॉलिटिक्स में। तो अच्छा, खैर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये पॉलिटिक्स में बड़े मस्कीन लोग भी होते हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड के लोग भी होते हैं, मेरे जैसे भी होते हैं। जो इजी होता है सर एक नए बंदे के लिए आना पॉलिटिक्स में? और दुनिया, और इसी तरह पॉलिटिक्स के बगैर भी दुनिया में लोगों के बड़े बड़े घर हैं, सियासतदानों के अलावा लोगों के ज़्यादा बड़े घर हैं।
कारोबारी लोगों के बड़े घर होते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास बड़ी दौलत होती है। सियासत में आना, यकीनन पाकिस्तान में सियासत बहुत महंगी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। आम आदमी का इधर आना मुश्किल है। जो पार्टी सिस्टम मजबूत होगा, हमारी बदकिस्मती यह है कि पार्टियां कमजोर हो गई। पार्टियां कमजोर होने से बिरादरियां, कबीले, मसलक ये बढ़ गए आगे। पैसे का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। लोग भी चकाचौंध को देखते हैं, बिल्कुल लोग भी देखते हैं कि आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, दफ्तर है, खर्चा कर सकते हैं। पार्टियां भी सोचती हैं कि ये बंदे में इतनी कैपेसिटी है कि ये इलेक्शन लड़ सके। लोग भी देखते हैं कि इसके पास क्या है। उसके बाद दफ्तर खुद खाने जोगा नहीं है, हमें क्या करेगा। तो ये भी है। आपके पास अगर मैं सुजुकी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लोग मुझे उस तरह कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे यही कि सादा जिंदगी गुजारो, कहेंगे यही कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। तो सर आपने कौन सी गाड़ी रखी है? मेरे पास जी इस वक्त लैंड क्रूजर है। आपको किस गाड़ी का शौक है कि कम से कम ये होनी चाहिए? जान सोचता रहता है जी बंदा, लेकिन मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए होती है, ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो उसमें मेरे भाई मुझे लेके दे देते हैं। जब ये मेरी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो मुझे दूसरी गाड़ी लेके दे देंगे। मुझे भी ऐसे भाई चाहिए। ये चॉइस नहीं होती, चाहने से नहीं मिलते। अच्छा, मतलब ये तो कुदरत देती है। एक बड़ा अच्छा कॉम्बो है कि एक भाई माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, वो किसी को भी कॉल लगा के कुछ फरमाइश कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, और एक भाई पैसा कमा रहे हैं। दिस इज अ गुड कॉम्बो। तो वो भाई बिजनेसमैन है या उन्हें शौक था बचपन से पैसा कमाने का, और उनका क्या आपके साथ कोई इख्तिलाफ रहा कि ये किस काम में पड़ गए आप पैसे की तरफ आए? नहीं, ये तो कभी नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। लेकिन मेरी कोई गलत फैसलों से इख्तलाफ जरूर करते हैं, और नाराजगियां भी होती हैं छोटी मोटी। अच्छा। लेकिन वो नाराजगी इतनी नहीं होती कि तलखी का सूरत बन जाए। वो अपना ओपिनियन की नाराजगी होती है। और मेरे भाइयों का, मेरे फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है जी कि मेरे वालिद और मेरे चाचा दोनों वो पॉलिटिक्स में थे, और उनके जाने के बाद मेरे जो बड़े भाई हैं सबसे ताहिर जमान साहब, वो हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं। तो बुजुर्गों की ज़िंदगी में भी जब मेरे चचा एमएनए रहे, 2 दफ़ा एमपी रहे, मेरे वालिद भी एमपी रहे, तो उनके साथ मेरे बड़े भाई हुआ करते थे ताहिर साहब। फिर मेरे छोटे कज़न है, छोटे भाई नदीम असगर साहब, और वो कॉलेज में गए तो उन्होंने फिर वालिदैन के साथ, बड़े भाई के साथ सपोर्ट करना शुरू किया। तो फैमिली डिज़ाइन ये था कि ये दोनों भाई पॉलिटिक्स करेंगे। अच्छा। और हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो बस एक एक्सीडेंट की सूरत में मुझे सियासत में आना पड़ गया। लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो मेरे बुजुर्ग फौत हो गए, चचा भी फौत हुए, वालिद भी फौत हो गए। तो नेचुरली बुजुर्गों के जाने के बाद एक जनरल तासर होता है कि अच्छा भाई अब बुजुर्ग चले गए तो ये पता नहीं क्या बनेगा इनका। तो 2000 में इलेक्शन हुआ लोकल बॉडीज का। उसमें छोटा जो था नदीम असगर, वो नाज़िम बन गए यूनियन काउंसिल के। अच्छा। इसी यूनियन काउंसिल के जहाँ बैठे हैं। फिर वो तहसील नाज़िम बने तो यूनियन काउंसिल की सीट खाली हो गई। तो सारे शहर की मीटिंग हुई कि भाई इस काउंसिल में क्या करना है। तो मेरा तजवीज़ ये थी, मैं उससे पहले अमली सियासत में नहीं था, लेकिन फील्ड पॉलिटिक्स में मुकम्मल तौर पे अपने कारकुन साथियों के साथ मिल के जलसे सजाने, जलसे कराने। लालमूसा शहर की कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जिसपे मैंने पोस्टर न चिपकाए हों, कोई पोल ऐसा नहीं होगा जिस पे झंडा ना बांधा हो। अच्छा। तो अमली तौर पे काम करते थे। ठीक है। तो वो मीटिंग हुई तो मैंने उसमें तजवीज़ दी कि जी ये लाजम नहीं है कि हमारे घर से कोई इलेक्शन लड़े, कोई और दोस्त किसी को भी मौका देना चाहिए। अच्छा। यानी एमपी एमएनए का इलेक्शन भी हम ही लड़े, चेयरमैन भी हम ही बने, नाज़िम भी, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उस वक्त लोकल कंडीशंस ऐसी थी कि सब ने कहा, फैसला ये हुआ। हमारे एक बुजुर्ग थे शेख अब्दुल खलील साहब, दुनिया से चले गए, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं है, ये है वो है, तुम इलेक्शन तुम लड़ो, इस घर से इलेक्शन होगा और तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तब हम इलेक्शन जीतेंगे। तो मैंने ढेर कहा कि जी नहीं मैंने नहीं लड़ना। सब ने कहा कि नहीं तुम इलेक्शन लड़ो। तो मैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आ गया, वो इलेक्शन हम जीत गए। तो मैं नाज़िम बन गया। फिर ज़िला में जो यूसी का नाज़िम होता था, वो ज़िला काउंसिल का भी मेंबर होता था बाय वर्चू ऑफ हिज। तो मैं वहाँ पे जाके अपना रोल अदा करने लग गया। तो वो बड़ा वाइब्रेंट दौर था। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, नया लोकल बॉडीज़ निज़ाम आया था, वो बड़ा आला निज़ाम था। मैं आज भी उसकी तारीफ़ करता हूँ, अच्छा निज़ाम था।
तो उसके साथ मेरा ज़रा इंट्रोडक्शन बेहतर हो गया लोगों में। तो सर पीपीपी क्यों चूज की? और भी तो पार्टीज थी, उनकी क्या चीज अच्छी लगी? मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे। अच्छा। मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी, मैं भी पीपल्स पार्टी में था। और दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट ख्यालात की जमात थी, सेकुलर टाइप थी या है भी? आज भी है। इसलिए वो कहते हैं ना कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। ये पीपल्स पार्टी की कैफियत है। वक्त के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, हमें भी उसको देखने की ज़रूरत है, पार्टी को भी। लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के वफाक को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के गरीब तबकात को उनकी फ़िक्र में रहती है। पाकिस्तान के सारे वफाक की इकाइयों को जोड़ के, उनकी शनाख्तें उनको दे के, उनको लोगों को एम्पावर करने की पॉलिटिक्स करती है। तो मेरे पीपल्स पार्टी मेरे नज़रिए के भी करीब थी। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि मैंने लोगों की खिदमत करनी थी, तो क्या वो एक पार्टी के साथ ही मुंसलिक हो के हो सकती है खिदमत? खिदमत क्या मेरा सिर्फ हुकूमत में रह के हो सकती है? लाजम है कि मैं लोगों को अमली तौर पे जाकर कुछ बेनिफिट पहुंचाऊं। सियासत तो इबादत है, सियासत तो लोगों की फलाह का काम है, सियासत को समाज को सुधारने का काम है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सियासत को भी गाली बना बैठे हैं, सियासतदान को भी गाली बना बैठे हैं। आपके नज़दीक सियासत की वन लाइनर डेफिनेशन क्या है? बड़ा सिंपल है जी, कि आप लोगों को एक ऐसे मंशूर की तरफ दावत दें जो समाज सुधार करे, जो किसी फर्द या ग्रुप को ठीक ना करे, उसकी बेहतरी का काम ना करे, वो समाज की बेहतरी का कोशिश करे और एक टोटल गुड की, कलेक्टिव गुड की कोशिश कर सके, उसकी तरफ लेके जाए माशरे को। ये जो इंडिविजुअली है कि मैं मेंबर बन जाऊंगा, फिर हमारी जमात हुकूमत में आ जाएगी, फिर मैं वजीर बन जाऊंगा, फिर मैं गलियां बनवा दूंगा, फिर मैं स्कूल बनवा दूंगा, कोई काम नहीं। आपने वो सिस्टम और स्ट्रक्चर्स ठीक करने हैं जिससे गवर्नेंस इंप्रूव होती है, जो दुनिया में कामयाबी की दलील और मॉडल है। आपने उस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करनी है। आपने समाज में एक लीडर के तौर पे लोगों को समझाना है। लीडर क्या होता है? लीडर लोगों को एजुकेट करता है, लीडर लोगों को एक ख्वाब दिखाता है, उस ख्वाब के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ता है और फिर अपने उस ख्वाब की ताबीर के लिए जो उसने रास्ता चुना होता है, जो उसका मंशूर होता है, उसको अमल दरामद करने की कोशिश करता है। क्या इमरान खान फिर आपकी नज़र में एक अच्छे लीडर हैं जिन्होंने स्पीचेस की, लोगों को शऊर भी दिया? नहीं, मैं इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ जी। हम दोनों मेंबर्स थे। अच्छा। 2002 से 2008 तक तो खान साहब के साथ हमारी अच्छी ताल्लुक थे। मुझे खान साहब ने भी दावत दी अपनी जमात में आने की। अच्छा। लेकिन मेरे लिए कभी भी इमरान खान जो थे वो इंस्पायर करने वाली शख्सियत नहीं थे। खान साहब बहुत एरोगेंट है। अच्छा। खान साहब में वो एक अच्छे प्लेयर थे, अच्छे हमारे हीरो थे। उन्होंने फिलैंथ्रोपी का काम किया, अच्छा किया। सिर्फ गालियां देना, सिर्फ लोगों पे तनकीद करना काफ़ी नहीं होता। आप जब अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर आपने देखना होता है कि आपका रोल क्या था, आपने कैसा निभाया। इमरान खान एक क्रिटिक के तौर पे जब समाज के सामने आए तो बड़े कामयाब हुए। उनको सपोर्ट भी बहुत मिली, लेकिन वो कामयाब भी हुए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब वो अमली ज़िंदगी में, यानी अमली सियासत का इजहार हुआ, वो वज़ीर आज़म बन गए, तो फिर क्या किया? तो क्या उनके कॉल और फेल में एक ही काम था या बिल्कुल पोल द पार्ट थे? मुझे इमरान खान के अंदर वो डेप्थ नहीं मिलती थी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। मुझे उनके साथ गुफ्तगू करते हुए जब समझ आती थी कि इमरान खान के पास वो रवैया नहीं है और उनका जो मिजाज था, मेरा वो मिजाज नहीं है। अच्छा, आप पीपीपी से इंस्पायर होते हैं बिलावल भुट्टो को लेकर? नहीं। फिर? मैं पीपीपी से इंस्पायर हूँ पीपल्स पार्टी के मंशूर की वजह से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूंकि नहीं रहे, आप समझते हैं कि वो जरदारी और बिलावल भुट्टो उन्होंने बहुत अच्छा टेकअप किया है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, उनमें खामियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी जमातों से बहुत बेहतर है। एक जमात का सिर्फ लीडर का काम नहीं होता, एक जमात के अंदर एक अपना कल्चर होता है। आप कभी जमातों के अंदर घुस के देखिए जमातें क्या होती हैं। आप दूर से बैठकर जमातों को देख रहे हैं ना, जमात के अंदर एक स्ट्रक्चर है पूरा जमात का। बेशक वो खराब हो गया हो, आप उसको ठीक करने की कोशिश, उसको छोड़ के मत भागिए, स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ, मेरी जमात के अंदर आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा कायम है। यानी आज भी पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वफाक की सियासत के ऊपर
आज भी मजदूर और किसान के ऊपर, आज भी इस मुल्क के आम आदमी के ऊपर, इस मुल्क की वल्नरेबल क्लासेस, खवातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बाकी जमातों से बेहतर सोचती है। नहीं सोचती तो वो भी हैं, लाइक आपने कहा कि अमली ज़िंदगी में कोई करके मैं उस पर आने लगा हूँ, जी बिल्कुल आने लगा हूँ। भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी जी, अपने वक्त की, वो बेहतरीन लीडर थी, बाकी कोई लीडर उनके पाए का नहीं था। नहीं है। आज ये कहा जाए कि जी बिलावल साहब एकदम बड़े अच्छे लीडर बन के, नहीं, बिलावल साहब तो एक स्टूडेंट थे जब पढ़ रहे थे जब बीबी की शहादत होती है, और उसके बाद ये चेयरमैनशिप उनको मिल गई। अब ये चेयरमैनशिप उनको मिली तो उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने अपनी एबिलिटी तो साबित करनी थी ना बाद में, और जो उन्होंने की, जब वो असेंबली में आए तो उन्होंने की कि उन्होंने आके असेंबली के अंदर जो तजावीज़ दी, जो रास्ता इख्तियार किया, वो तजावीज़ क्या दुरुस्त थी। वो वज़ीर ख़ारजा बने तो क्या बेहतर वज़ीर ख़ारजा रहे पाकिस्तान के, अच्छा परफॉर्म किया। और अगर उनको फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए दुनिया में भेजा गया तो क्या वो उन्होंने बेहतर तरीके से लड़ा। मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की जगह तो हर बंदे के पास है ना, बट ही हैज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ, बहुत आला, बहुत अच्छे तरीके से वो जा रहे हैं। अब जब मैं इमरान खान को देखता हूँ तो खान साहब सियासत में थे, आए, कामयाब हुए। पहली बात तो यह जितनी कंट्राडिक्शंस उनकी, वो आज तनकीद कर रहे हैं, वो फर्ज को एस्टेब्लिशमेंट पे, तो सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट के साथ वो आए थे। और उसके बाद उन्होंने, चले वो तो आ गए, उन्होंने जो फैसले किए, फर्ज करें पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि वो गलत फैसले हुए उनके, डिजास्टर्स फैसले, मैं गलती नहीं कहता हूँ, ठीक है। और फिर ये है कि अपने फैसले को आप करेक्ट करने को भी तैयार नहीं है, यानी आपको सारा जग कह रहा है कि इसको ठीक कर लें, अपनी जमात कह रही है इसको कहते नहीं। और सिर्फ ये नहीं है, महमूदियात क्या थी, उनके करीब टीम क्या थी। आप जरा गौर कीजिए, इमरान खान के साथ जो उनके साथ लोग चले थे आगाज में, वो किधर गए। लोगों ने बहुत ख्वाब देखे थे इमरान से, लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, कोई शक नहीं है इसमें, लोगों ने बड़ी उम्मीद बांधी थी, लेकिन वो उम्मीदें फाल्स थी, वो सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग की बुनियाद पे थी। नून लीग की हुकूमत कैसी है? आर दे डूइंग गुड? सो फार ठीक, इसलिए कि हालात के तहत आपने देखना होता है। इन हालात में कोई मिसाली तो नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं उस पर कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे देखा कि नून लीग पंजाब में बड़ी देर से है और पंजाब के हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं, पीपीपी को सदियां हो गई हैं कराची में, तो हालात क्यों बेहतर नहीं तो सदी मुल्क को नहीं हुई, पीपीपी को सदियां कहाँ से होगी? बस होने वाली है। सर एक कॉन्टेक्ट, मतलब हम लोग कहते हैं 78 साल ही तो हुए हैं अभी पाकिस्तान को बने, तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पीपीपी को सिंध में गवर्नमेंट एक तवील अरसे से है, शुरू से कह लें, शुरू से नहीं थी। पीपल्स पार्टी 70 में बनी है, 67 में बनी है, 70 में गवर्नमेंट आई थी, शुरू से नहीं थी। सो इसको और कह नहीं सकते ना आप, आधी हिस्ट्री गुजारने के बाद आए तो आप कहें, कैसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे मतलब क्या इस तरह तो फिर इमरान खान को भी सिर्फ 4 साल ही मिले थे, तो वो कैसे मैं और आप क्या इमरान खान का मुकदमा लेके बैठे? नहीं, मैं तो, मुझे तो यूं लग रहा है कि सर एक सेकंड, नहीं मेरी पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात जी। मुझे खान साहब की पॉलिटिक्स से, मैंने कहा ना, लोगों को उनके साथ एतबार है, प्यार है, लोग उनके फॉलोअर हैं, बिल्कुल है। नहीं, मैं तो फॉलोअर नहीं हूँ, किसी की भी नहीं हूँ, मैं तो एक जनरल इशू पे, हम नून लीग को भी डिस्कस कर रहे हैं, इमरान खान को भी और पीपीपी को भी, तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि काफ़ी देर से अगर हुकूमत है कराची में, किस चीज़ की कमी है कि हालात बेहतर नहीं हो सकते? ये सवाल हुआ ना जी कि कराची में या सिंध में पीपल्स पार्टी ने, आप चलिए किसी वक्त सिंध का दौरा कीजिए, एक है पीपल्स पार्टी के बारे में परसेप्शन, पंजाब अंग्रेज़ों के दौर में भी बाकी सूबों से बेहतर था। अच्छा। और पंजाब उसके बाद भी बाकी सूबों से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। कराची बहुत तेज़ी से फैला शहर है, छोटी छोटी कच्ची बस्तियां बनती गई, फैलती गई, अब वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तेज़ी से, और फ्लो है शहरों की तरफ आबादी का। सिंध के अंदरून में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, आज आपको सिंध की सड़कें पंजाब की सड़कों से बेहतर नजर आएंगी। चलिए एक काम को और को देख लीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना, आइए इसका तजिया करते हैं कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ पंजाब में आम आदमी के लिए बेहतर है या वहाँ आम आदमी के लिए बेहतर?
कि NICVD के लेवल का कोई एक हॉस्पिटल हमारे पास है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन 100% फ्री का कोई हॉस्पिटल हमारे पास है। इस तरह के और बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कराची के भी हैं, सिंध के भी हैं और बाकी सूबों के भी हैं। क्या खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने आके KPK को ठीक कर दिया था? सो किसी एक जमात को इस बात में, हाँ बिल्कुल, मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहरा लिया जाए कि उसी का सारा कसूर है। स्पेस कितनी है उसके पास? सो पीपल्स पार्टी ने, हाँ हमारी खामियां हैं, उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नहीं कि सब अच्छा है, नो, उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन बाकी की निस्बत आज भी आपको देखें, कभी भी सिंध के जो लेजिस्लेटर होंगे, असेंबली के अंदर जब भी लेजिस्लेशन होगी या कोई कानून साजी होगी, आपको सिंध के लेजिस्लेटर देखिए कैसे नजर आते हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर को देखिए, सिंध की कैबिनेट को देखिए, वहाँ के लोगों का, उनके रोल को देखिए, बहुत आला निभा रहे हैं। अब मैं और आप, अगर आप मुझसे हैं ही 100 गज आगे खड़े हुए, तो मुझे उस दौड़ में, जब हम 10 मील दौड़ लेंगे तो आप 1 किलोमीटर आगे थी मुझसे, तो मैं कोशिश करके आपके नज़दीक पहुंचूंगा, तो प्रोपोर्शनेट देखना है कि क्या मैंने बेहतर दौड़ दौड़ी है या आपने। तो प्रोपोर्शनेट उन्होंने कम नहीं दौड़ी। ठीक है, मतलब ये देखना चाहिए कि किसी ने स्टार्ट कहाँ से लिया था, बजाय ये कि देखिए किसी ने फासला कितना तय किया। गॉट दैट पॉइंट। अच्छा सर, PPP का काफ़ी हाइप थी, लोग बड़ा उन पे भी ट्रस्ट करते थे। बेनज़ीर भुट्टो भी थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया और औरतों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत किया। तो आप तो उनके बहुत करीब रहे हैं। 2011 के बाद से उनकी हाइप कम हो गई और अब देखा जाए तो अब मुकाबला सिर्फ नज़र आता है नून लीग और PTI का मोस्ट ऑफ द टाइम। इसकी क्या वजह है? क्या मेमो गेट का स्कैंडल का कोई रोल रहा 2013 के बाद से? मेमो गेट के साथ पीपल्स पार्टी का क्या था? मतलब सदर आसिफ अली जरदारी के ही दौरे हुकूमत में लेटर गया था और ये बात खुली थी कि फौज की अमेरिका की मदद गुजारिश है कि मेमो गेट तो वैसे ही एक मफरूज़ा था। वो तो था, बट स्कैंडल तो था नहीं, वही का मफरूज़ा था। अच्छा, एक मफरूज़ा था कि पाकिस्तान के साथ को पता नहीं क्या गद्दारी कर दी गई है, क्या राज आउट कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। अब तो वक्त ने साबित कर दिया ना। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हुई है, यस। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में कमजोर हुई है। रीजन मतलब अब ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मजबूत हो गई है, यस। अच्छा, अब ये भी एक है ना, आप सिर्फ पाकिस्तान को ये ना समझ लेना, वहाँ भी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर से भी ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल है। सो अब सवाल ये है कि यहाँ क्यों कमजोर हो जी। 77 से ऑनवर्ड, 77 से ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी मश्क सितम है। पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम बना के हर दौर में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें की गई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुलायत को इस्तेमाल किया गया, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर मार्शल लॉ में पूरा रगड़ा। अगले अदवार में भी, यानी परवेज मुशर्रफ के दौर में 2002 में इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी, बीबी तो एग्जाइल में थी, लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। सिंगल लार्जेस्ट नहीं बनती पर बाकी जमातों से ज्यादा वोटें लेती है। हमारी जमात के बंदे तोड़ के हमारे सामने बिठा के हुकूमत बना दी जाती है। पीपल्स पार्टी से हर दौर में खान साहब का जब अरूज आता है तो पीपल्स पार्टी से लोग तोड़ के इमरान खान के साथ लगा दिए जाते हैं। यानी जिस दौर में भी गैर जमाती इंतखाब 85 में होते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, 88 में पीपल्स पार्टी जीतती है इलेक्शन और हुकूमत नहीं मिलती, इक़्तिदार शेयर किया जाता है, कंडीशंस लगाई जाती हैं, 18 महीने चलने के बाद हुकूमत तोड़ दी जाती है, फिर 26 महीने बाद हुकूमत तोड़ दी जाती है। फिर एक इल्ज़ामात का तवील सिलसिला है, अदालतें हमें बेगुनाह करती हैं, हम सजाएं भुगत के आ जाते हैं, लेकिन एक बैशिंग है मीडिया की। और जो हमारा मजहबी तबका है वो उनको इस तरह इस्तेमाल किया गया तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी तो शायद मुसलमानों की जमात ही नहीं है, ये इसके किरदार ऐसे। हालांकि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। सर, लेकिन ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो भी वजीर आजम बना है उसने जेल काटी ही है। नहीं, जेल काटना कोई बड़ा काम नहीं है, ये कोई माकूल बात नहीं है कि उसने जेल काटी है। कायदे आजम ने कोई जेल नहीं काटी। सो ये आला मिसाल नहीं है, ये हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती की मिसाल है कि हमारे हुक्मरानों को एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ते ऐसे हैं, सियासत का रवैया ये बन गया है
कि जो हुकूमत में आता है वो अपोजिशन वालों को तंग करता है। लेकिन सर, इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो ने काफ़ी ज़्यादा तकरीरें भी की थी और शहबाज शरीफ के बारे में भी वो कहते थे और मुतहरिक भी नज़र आते थे। इलेक्शंस के बाद बिलावल भुट्टो कहाँ गायब हो गए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन एक खास फिजा होती है जिसमें आप लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने। बिल्कुल। उस वक्त तक 24 घंटे सिर्फ कैंपेन कर रहे होते हैं। ये 5 साल नहीं हो सकती, हर वक्त आप कैंपेन नहीं करते। ठीक है, मैं उस पर गुजारिश करता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपके रोल चेंज होते रहते हैं, फिर वो वक्त आएगा ना। रही बात, कुछ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, कुछ शहबाज शरीफ साहब की काबीना के वजीर भी थे जी, और फिर अपनी जमात भी चला रहे थे। तो ये जो सियासत के अंदर कोलिशंस बनती हैं जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम में, ये सियासी जमातें एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। ये लाजम नहीं होता कि सियासी जमात अगर एक ही फिक्र वाली हो तो इकट्ठी हो जाए ना। सर, जरूरी है पॉलिटिक्स में तनकीद की सियासत? यस। अच्छा, तनकीद क्या होती है? मतलब ये कि किसी को गिरा के खुद उठने की कोशिश करना। तनकीद तो नहीं होती ना, ये तो एक मनफी सियासत है। अच्छा। तनकीद ये है कि मैंने एक फैसला किया, ठीक है, मैं एक हुकूमत में बैठा हूँ, आप अपोजिशन में हैं, आप उस पर नक्द लिखती हैं, तनकीद करती हैं, आप उसमें से अच्छी चीजें भी ढूंढती हैं और जहाँ को गलती है उसकी निशानदेही भी करती है। ठीक है। तनकीद हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से हमारा तो मसला ये हो गया ना कि हमें तनकीद की भी समझ नहीं कि वो क्या है। अच्छा। और हम सिर्फ जो मनफियत है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हम सियासत को ही गाली बना बैठे हैं। हालांकि अगर मैंने गलत काम किया, किसी और ने गलत काम किया, तो उस फर्द को कहें, आपने सियासत को मिनहसुल इदारा ही खराब कर दिया, उसको ही बुरा कह दिया। उसका नतीजा क्या है कि मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, मुल्क आइन के तहत चलना है, आइन सियासत है। अब अगर सियासत बुरी है और लोगों के ज़हनों में उसका इमेज ऐसा है, तो फिर बेहतरी कैसे होगी? लोगों पर लफ्ज़ों पे एतबार कैसे आएगा? उस आइन के ऊपर एतबार कैसे आएगा? उस कानून के ऊपर एतबार कैसे आएगा? ये हमारे जो भाम है, ये कोड है, ये कहतरियाँ हैं, पहले इसको, ये फिक्री है, इसको दूर करना पड़ेगा। तो मैं आज भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बहुत सारा नीचे स्पेड वर्क है। आज भी बिलावल साहब को हर शख्स उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर को बहुत आला समझता है, उनकी तारीफें करता है। हाँ, तो एक जमात के तौर पे हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ मनफी रवैये बन गए, कुछ जो एक होता है ना, एक फिजा होती है मोहब्बत की। एक वक्त में वो भुट्टो साहब के साथ पैदा हुई थी, फिर बीबी शहीद के साथ पैदा हुई थी, रेजिस्टेंस में एक वक्त पे इमरान के साथ पैदा हुई थी। बावजूद इसके कि इमरान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग खान साहब के जो हैं, वो जब उनके ऊपर सवाल रखा जाए कि खान साहब की ये कैरेक्टर्स हैं, उनके ज़ाती कैरेक्टर्स के, उनके सियासी कैरेक्टर्स के, उनकी फैमिली के, ये बाकी चीज़ों के, उनकी चॉइस ऑफ पीपल अराउंड हिम, जो कि सियासत के अंदर टीम वर्क होता है, तो जो टीम बनाने का, इंडिविजुअली इमरान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर माशाल्लाह, वो सियासत में भी, क्रिकेट में भी बहुत आला रहे, सियासत में भी, लेकिन चलना टीम ने होता है। बिल्कुल। तो टीम जो उन्होंने सेलेक्ट की, दैट रिफ्लेक्ट्स हिम कि वो क्या है। बिल्कुल, ये बात तो सब, तो उनके फैसलों। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज भी लोग एक कल्ट फीलिंग के अंदर हैं जो लंबा अरसा नहीं रहती। इससे जूं फिजा टूटेगी, ये चीज़ें, लोग इस अमल से बाहर निकलेंगे, इस फिजा से, तो लोगों को पीपल्स पार्टी को भी एनालिसिस करने का मौका मिला है, मुस्लिम लीग को भी देखने का मौका मिला है, खान साहब को भी उन्होंने देखा है, तो इससे एक फेयर एनालिसिस करेंगे बंदे। आजकल तो प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ अफराद के पीछे हैं, हम सिर्फ कबीलों के पीछे छुप गए हैं, हम सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे हैं। इससे बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए सियासी जमातों को भी रोल अदा करना है, मीडिया को भी करना है, उस्ताद को भी करना है, सब ने कलेक्टिव रोल अदा करना है, तो ये समाज ठीक होगा। सर, ज्यादा सख्त जेल किसने काटी, नवाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने, या फिर इमरान खान? जरदारी साहब कितना अरसा जेल रहे? 11 साल। थोड़े होते हैं बहुत, वो खोलियों में रहे। इमरान खान साहब को आज भी जेल के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो किसी, वो जरदारी साहब को नहीं थी। जरदारी साहब की कैसी? बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सबसे मुश्किल जेल काटी थी। वो 26 साल की नौजवान लड़की है, 24 साल की, बाहर से पढ़ के आई, बाप वजीर आजम, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया और बीबी को पकड़ कर सखर की जेल में रख दिया गया, C क्लास में। शदीद 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में वो बताती हैं कि चादर गीली करके मलमल की वो ऊपर लेती थी, जब वो खुश्क हो जाती थी फिर गर्मी लगती थी, फिर चादर गीली करती थी, कोई रियायत उन्होंने नहीं मांगी।
किसी अदालत में जाके नहीं कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे कोई इंसाफ दिया जाए। तो सख्ती के अगर देखनी हो तो माजी बहुत तल। क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो वजीर आजम हो सकते हैं पाकिस्तान? होंगे। कब? सकते नहीं है। अच्छा, यू आर डैम श्योर। ओके, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आप अगले इलेक्शन से देखिएगा, बिलावल साहब इंशाल्लाह ही विल इमर्ज एज ए बिग लीडर। बाकी तो जब पीपल्स पार्टी बड़े तादाद में सीटें लेगी, ऐसे हालात बनेंगे तो इंशाल्लाह ही विल कम बैक। सर, जो पिछली गवर्नमेंट बनी, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जो कोalition हुई इतनी कम सीट्स के ऊपर, और कौन सी? ये जो चल रही है जी जी इस वक्त? जी, कौन सी कम सीट्स? जी, कौन सी कम सीट्स के ऊपर हुई? नून लीग की। नून लीग के पास तो मेजॉरिटी थी असेंबली। नहीं, मतलब अगर आज़ाद उम्मीदवारों को देखा जाए उसकी बात कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होकर अपनी कोalition बना लेते, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। ये तो है ना, जिसने वहाँ तो नंबर साबित करना है ना, आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पे नहीं होता ना। वहाँ 2 3 4 जमातें इकट्ठी, हिंदुस्तान में भी यही होता है। ये जो जमहूरी निज़ाम है ना, इसको एक और तरह भी समझिए कि इसमें अगर किसी एक जमात की, ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं होती जी तो फिर मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हो जाती है। ये इंग्लैंड में भी होता है। तो सर, इसके लिए नजरिए का मिलना जरूरी है या पहले सुनिए। जी प्लीज। हिंदुस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो या यूरोप के अंदर हो, जो सियासी जमातें होती है एक दूसरे के मुखालिफ होती है। ठीक है। लेबर वाले और दूसरी जमातें एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, और जब किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर 2 जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं, और 2 पोल्स अपार्ट एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी हुई जमातें, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की हुई जमातें, एक दूसरे के खिलाफ मंशूर लेके मैदान में आई हुई जमातें फिर इकट्ठे हुकूमत में बैठती हैं, और वो कुछ असूलों के ऊपर तय कर लेते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, इसके तहत हमने ये गवर्नमेंट चलानी है। ये कोalition गवर्नमेंट दुनिया का एक असलूब है, ये पाकिस्तान में कोई यूनिक नहीं हुआ। नहीं, डेमोक्रेसी सच, यस, अगर आपकी नहीं बन रही तो आप नहीं, उसके लिए नजरिए का मिलना जरूरी है या बस ठीक है? देखिए, नजरिए का मिलाप हो जाए तो फिर तो आप एक जमातें ही इकट्ठी हो जाए ना, लेकिन आप किसी जो बेटर प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चले आप कुछ चीज़ें आपकी, कुछ मेरी चीज़ें एग्री करके हमने एक असूल तय कर लिया। जिस तरह जब वो एक आप कोalition बनाते हैं तो कोalition का एक फार्मूला तय करते हैं, एक असूल तय करते हैं कि ये चीज़ें होंगी, इस तरह हम गवर्नमेंट चलाएंगे। हर जमात की ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी ही हुकूमत बने, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता कहीं। तो ये पिछली दफ़ा भी ऐसा ना बन सका, ऐसा मुमकिन ना रहा, लिहाजा एक कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है। हमने तो उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, नहीं किसी जमात की अक्सरियत थी नहीं, हम अगर खुद गवर्नमेंट नहीं बना सकते तो हमने कहा जी आप गवर्नमेंट चलाइए, हम आपको गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट कर देते, हम वजारतें नहीं लेते, इक़्तिदार में नहीं बैठते। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी, जो हल्के के अवाम है, आपने उनके लिए बेशक कितना भी काम किया, और अगर आप PPP के हैं, क्या वो जमात को देख के वोट करते हैं या आपकी परफॉर्मेंस को देख के? जमात को भी देखते हैं। ठीक है। जो फिजा उस वक्त मुल्क के अंदर चल रही होती है, ये जनरल एक डिबेट, एक ना फीवर होता है, इलेक्शन फीवर जिसे कहते हैं, उसमें एक खास फिजा होती है, लोग उसमें फिर वो दलील कम सुन रहे होते हैं, वो जज्बात की फिजा पे वोट दे रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ रोल प्ले करते हैं। सर, हम लाला मूसा आए हैं और काफ़ी लंबी बहस हो गई है हमारी। मुझे तो डर भी लग रहा था एक पॉइंट पे कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, बिकॉज मेरा उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं है माशाल्लाह जो आपका है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा आज की डिस्कशन से भी, तो कुछ और भी विजिट करवाएं हमें। सर, खाना इतना अच्छा है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही है, इनका प्लीज तारीफ करना। शुक्रिया जी। शेख साजिद साहब, शेख साहब मेरे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, पार्टी फ्रेंड हैं। शेख साहब के साथ तवील मुद्दत का ताल्लुक़ है, और शेख साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे ख़ुद तो पढ़ने का मौका कम मिलता है, तो इनसे जब मैं यहाँ होता हूँ तो हम इकट्ठे होते हैं, तो इनसे ये सीखने का मौका मिलता रहता है कि आज क्या चला है, क्या खबरें आई हैं। ये बड़े शेख साहब बैंक ऑफिसर थे, बैंक से रिटायर हुए, आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे लेफ्ट के अच्छे दानिश्वरों में शामिल हैं। बैंक की लाइफ अच्छी थी या पॉलिटिक्स की लाइफ? बैंक लाइफ जो होती है हमारे वक्त में वो बड़ी सख्त लाइफ थी। सुबह गए और रात बड़े
देर तक मैनुअल सारे काम होते थे। जॉब इज अ जॉब ना, पैसा बना सके जॉब में या नहीं? मैं शुरू से ही कायरा साहब की तरह मैंने भी पैसे के पीछे ज़्यादा भागा नहीं हूँ, और जो भी मुझे अर्निंग मेरी हुई है वो उसी में रह के मैंने अपने मीन्स के अंदर ही ज़िंदगी गुजारी है। और मैंने कोई अल्लाह का फजल है कि अपनी ऑनेस्टी के साथ ही अपनी सर्विस की है और बड़े कंफर्टेबल जिंदगी गुजारी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, मैं तो फिर आप दोनों में से नहीं हूँ। हमने अल्लाह का फजल है। पहले तो ये बात है कि कायरा साहब की एक फैमिली लेजेसी है। कायरा साहब खुद तो माशाल्लाह बेहतरीन ह्यूमन बीइंग हैं, दोस्त तो सारी बात की बातें हैं, एक बेहतरीन बीइंग है। और इनके फैमिली की जो लेजेसी है ना, वो शराफत और दयानदारी शुरू से ही है। अच्छा सर, बस एक एक चीज़ आपने बतानी है सर के बारे में, कोई ऐसी खूबी जो बहुत कम लोगों में हो, और सर की थोड़ी सी कह लें कि बुरी चीज़ जो शायद इम्प्रूव की जा सकती है, गुस्सा ज़्यादा आता हो या फिर ओवरली नाइस हूँ, कोई ऐसी चीज़। पहले तो ये बात ये है कि सर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। वो मैंने देखा, डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह। ठीक है। दूसरा ये है कि बहुत ही केयरिंग है, चाहे वो अपना दोस्त हो, भाई हो, फैमिली मेम्बर हो, वोटर हो, सपोर्टर हो, पार्टी का वर्कर हो, अपने दोस्त भी हों, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी केयरिंग और जो है ना पर्सनल, वो इन दोस्तों में भी टकरा देती है कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड हैं कि मेरे फ्रेंड हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि पता नहीं चलने देते, ख्याल के साथ इतने इंटीमेट होते हैं। वो आपसे जेलस हो रहे हैं कि आप सबके साथ ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। ये इनके साथ इतने अच्छे हैं ना सबके साथ कि हर बंदा ये समझे कि ये मेरे ही हैं। ये सबसे बड़ा इंसान के लिए ये। आप कुछ कहिए भी। तुसी बेवफा हो, सारे आंदे यार हो। सर सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, ये नहीं, बेवफाई की बात मैंने की नहीं। मैंने कहा इतनी वफादार हैं कि हर एक को महसूस हो जाए कि मेरे ही साथ कुछ है। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, कौन कौन से मुल्क घूमे हुए? अभी पाकिस्तान भी सारा तो नहीं देखा, बहुत सारे इलाके इंसान नहीं गया। अच्छा। बलूचिस्तान नहीं देखा पूरी तरह, लेकिन दुनिया में भी बहुत, गल्फ में गए, यूरोप में गए, पारिस गए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट थोड़ा देखा। बाहर की कोई चीज़ जो आपको इंस्पायर करती हो और आप वैसी चीज़ पाकिस्तान में लाना चाहते हैं? डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रूल ऑफ लॉ। सर वो कैसे मुमकिन है? अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं हम। सोशल मीडिया पे आप इतने वो नहीं है एक्टिव, सोशल मीडिया इल्म का भी बड़ा ज़ख़ीरा है, वल्गैरिटी का भी बड़ा ज़ख़ीरा है, कन्फ्यूजन का भी बड़ा ज़ख़ीरा है। मैं इसके ऊपर ज़रा कम तवज्जो देता हूँ। सर अगर आपको मौका दिया जाए कि आपने वज़ीर आज़म बनना है, तो आप सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान की क्या चेंज करना चाहेंगे जो आपके हाथ में हो और आप कर सकते हो? मैं पाकिस्तान में ना जी एजुकेशन को आम करना चाहूँगा। एजुकेशन बहुत जगहों पे आपको हेल्प भी करती है। एजुकेशन तो इंसान बनाती है। सर आपने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई बहुत आला यूनिवर्सिटी बाहर से, या उनके शौक कुछ और थे, वो आपके करियर को परस्यू करेंगे? मेरी बेटी है जी, वो उसकी शादी होगी, उसने मास्टर्स किया। मेरी तरफ से कदर नहीं थी, लेकिन उसने जॉब नहीं की। बेटा मेरा जो है उसने मास्टर्स किया है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से, और वो अपना कारोबार कर रहा है। सर आपको खाने का तो शौक होगा, लेकिन देखा है मैंने टेबल पे मीठा ही मीठा पड़ा हुआ है, तो मीठे से तो बहुत वेट गेन होता है, बीमारियां भी बनती हैं। इत्तेदाल के साथ खाना चाहिए। मतलब आपने काब तो खाना ही होते हैं, या गोश्त खाना होता है, या सब्जियाँ। मीठा ज़रा मिकदार में कम खा लें। सर फेवरेट डिश क्या है? दूध की बनी अशिया, गोश्त का इतना रसिया नहीं। सर अगर आप नाराज़ हो जाएं, आपकी वाइफ को पता है कि क्या चीज़ बनाऊंगी तो मूड खुशगवार हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते रहते हैं, जैसे फैमिली में घर में जी हो जाता है, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हम खामोश हो जाते हैं। अच्छा। वो नाराज़ हूँ तो वो खामोश हो जाएंगी, मैं नाराज़ हूँ तो मैं खामोश हो जाऊँगा। फिर वो नाराज़गी कभी एक दिन की होती है, कभी एक हफ्ते की भी हो जाती है। एक हफ्ते की नाराज़गी भी होती है, और एक ही घर पे रह रहे होते हैं, या वो सामान उठा एक ही कमरे में होते हैं। अच्छा ओके, आई लाइक इट।
और मेरे बच्चों को नहीं पता, मेरी वालदा होती है, उनको नहीं पता होता कि हम नाराज हैं। अच्छा, मतलब आप लोग प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं फैमिली के सामने? फैमिली के सामने तो आप नॉर्मल है ना, उनको तो सामने नाराजगी तो किसी एक रवैये की है ना। ओके ओके। और ऐसी तो दोनों में कोई ऐसा मसला है नहीं, लेकिन किसी एक जुमले पे, किसी एक बात पे, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज नॉर्मल। फिर मेरी गलती हो तो मैं राजी कर लेता हूँ, उनकी हो तो वो राजी कर लेते हैं। ज्यादा कौन मनाता है? आदमी मनाते हैं ज्यादा है ना, औरत तो मानती नहीं अपनी गलती। मेरा ख्याल है जी मैं इस मामले में थोड़ा हार्ड लाइन, और मेरी बेगम ज्यादा मुझे मनाती है। हाय अल्लाह, कितने लकी। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि सर की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं चेंज करना चाहो और आज तक आप कह नहीं सके, तो आज आप कह सकते। नहीं, नेगेटिविटी सर में ऐसी नेगेटिविटी तो मैं देखता नहीं, सिर्फ ये देखे कि ये सोशल इवल्स जब देखते हैं तो इनका थोड़ा सा हार्ट बर्निंग होती है और उस वक्त थोड़े सारे ये थोड़े से हो जाते हैं कि इनका अक्सर मकसद ये है कि सोसाइटी में चेंज आए। सर, खाना बहुत अच्छा है जो कि बहुत कम खाने का मौका मिला है, मैं ऑफ द कैमरा खा लूँगी। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा ऑफिस है जी इधर साथ ही, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे इतवार वाले दिन मैं, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे इधर होता हूँ, तो लोग आए होते हैं, दोस्त उनसे मिलते हैं। सर, आपके घर पे मोस्टली मैंने देखा है कि उसामा की पिक्चर्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो याद आती है उनकी बहुत ज़्यादा। कितनी देर लगी हीला पोने में, लाइफ में दोबारा आने में? ये तो खैर बेटा बड़ा ही प्यारा था, औलाद सारी बड़ी प्यारी होती है, जो चला गया वो ज़्यादा उसका दुख होता है, नेचुरली भूला कभी है ही नहीं, लेकिन वक्त साथ साथ हील कर देता है। और मैं तवक्कुल वाला बंदा हूँ, मैं तो उसकी वफ़ात पे भी मैंने सबको बिठा के यही कहा था कि अल्लाह के इनाम बहुत सारे हैं, औलाद उसमें बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन कौन सा इनाम कितने अरसे के लिए आपको मिला है ये आपको नहीं पता। तो ये मेरा ईमान है कि वो बेटा मुझे इतने अरसे के लिए मिला। सो हमारे घर में पैदा हुआ, हमने उसके पाला पोसा पढ़ाया, उसके साथ खेले, अब भी उसकी यादें साथ हैं, जब तक जीते हैं याद है। तो सर, आपको खबर कैसे मिली थी? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं होता कि कल को आपकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होगा, तो तब क्या फील हुआ था एकदम से? कैसे संभाला खुद को? मैं जी अपनी पार्टी मीटिंग थी हमारी इस्लामाबाद में, तो वो वहाँ से निकल के मीटिंग ओवर हुई तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और मेरे साथ बाकी भी 2-3 सीनियर दोस्त थे। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सवाल और जवाब ले रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने मुझे ये खबर दी। वो एक क़यामत का ही सीन होता है, एकदम आपको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है, उसके ऊपर बंदा रिस्पॉन्ड क्या करे, क्योंकि एकदम जो पहला शॉक होता है वो तो बहुत ही डर होता है। सर, अल्लाह आपको बहुत सब्र दे। थैंक यू। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी टफ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस इज पार्ट ऑफ। आपके ऑफिस पहुंच चुके हैं, इतने सारे लोग हैं और इनके क्या डेली की रूटीन है, इनके मसाइल सुनते हैं, इतने सारे लोग आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। डेली बेसिस पे इतने लोगों को देखते हैं अपने ऑफिस के बाहर। मैं रोज नहीं होता जी, मैं कोई हफ्ते में 3 दिन यहाँ होता हूँ, 3 दिन शहर से बाहर होता हूँ। तो जब यहाँ होता हूँ तो सुबह उठ के यहाँ आ जाते हैं, ये दोस्त अहबाब कुछ के काम होते हैं वो भी आ जाते हैं, और कुछ दोस्त अहबाब वैसे मिलने आए गपशप करने के लिए, कुछ बाहर के मुल्कों गए होते हैं वापस आते हैं, वो मिलने आ जाते हैं। तो यहाँ दिन का काफ़ी हिस्सा कुछ काम काज में, किसी को फ़ोन किया, किसी के लिए रुका दिया कुछ, और कुछ दोस्त वैसे गप लगाने के लिए चाय का कप पीते हैं, गप लगाते हैं। ये एक मामूल है ज़िंदगी का। फिर यहाँ से उठे तो कोई फातिहा खानी हल्के में है, कोई शादियाँ हैं, अभी निकलूँगा तो शादियाँ हैं 2, वहाँ जाऊँगा, फातिहा खानी है वहाँ जाऊँगा, इसी तरह की मामूल होता है। सर, आखिरी एक सेगमेंट है हमारा जिसमें मैं सियासी रहनुमाओं के नाम लूँगी और आपने उनको एक-एक मशवरा देना है। देना ज़रूर है। सबसे पहले मरियम नवाज़,
मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, मीडिया ओवर एक्सपोजर्ड है बस। नवाज शरीफ उनको और एक्टिव होना चाहिए। अच्छा सर, आपने अभी नवाज शरीफ को कहा कि वो एक्टिव हों, तो क्या उन्हें पता चल गया कि उनकी इनिंग्स इतनी थी खत्म हो गई हैं? मैंने इसलिए कहा जी कि मियां नवाज शरीफ बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत गर्म सर्द देखा है और इस वक्त मुल्क को उनके एक्टिव पॉलिटिक्स की भी जरूरत है। लेकिन सर, नून लीग के पीछे उन्हीं का ही हाथ होगा सर। है, लेकिन उनकी एक्टिव लाइफ होना और चीज होती है। और जहाँ तक ताल्लुक इनिंग खत्म होने का है, बंदा हर वक्त खुद मेन स्टेज पे नहीं होता। भाई बैठा है तो भी मियां नवाज शरीफ है, बेटी बैठी है तो भी मियां नवाज शरीफ है, उसकी कंटिन्यूएशन है। मरियम औरंगजेब, उन्हें चाहिए कि वो मरियम नवाज साहिबा का जो ओवर एक्सपोजर है इसको कम करे। शी कैन डू इट। अज़मा बुखारी, धीमे लहजे में बात करें। सो क्यूट। और राना सनाउल्लाह, राना साहब वाइज आदमी है, उनको कम मशवरे दिए जा सकते हैं। वाइज आदमी, तामल वाले, समझदार आदमी। ख्वाजा से, ख्वाजा साहब को कि अब गिले शिकवे छोड़े, काम करे। ख्वाजा साद रफीक, साद रफीक को सियासत मिस कर रही है, ही शुड कम बैक। शेर अफजल मरवत, मरवत साहब बड़े दबंगा आदमी हैं, पर ये याद रखें ये जुडिशरी नहीं है, ये सियासत है, यहाँ पे और तरह चलना पड़ता है। अली अमीन गड्डापुर, मेरे ख्याल उनको मशवरों की जरूरत है। मतलब जिनको इतने मशवरों की जरूरत है उनको आप एक भी नहीं देते? वो मशवरों से बाला था। अच्छा, बिलावल भुट्टो, और मेहनत करने की जरूरत है। इस वक्त आपकी पार्टी जो है वो खास तौर पे पंजाब में, उसको आपकी बहुत जरूरत है। पंजाब में और वक्त दीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी, बड़ों को मशवरे नहीं देते। सर बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो इतना वक्त दिया, हमारी मेहमान नवाजी भी की, फिर हमें अपने ऑफिस में भी लेके आए, यानी सारा दिन आज आपका हमारी वजह से ऑक्यूपाइड ही रहा। वेलकम जी, आप आए, स्पेशली आपने इस बरसात के मौसम में सफ़र किया। इस वक्त वैसे भी दुआओं की ज़रूरत है सारी कौम को, बरसात की वजह से इस वक्त तूफान आया हुआ है मुल्क में, तो आप इसके बावजूद तशरीफ़ लाई हैं। मैंने भी कोशिश की है, खाया भी तो आपने था कुछ नहीं, लेकिन कोशिश मेरी थी कि जो आपके सवाल हैं वो मैं हतुल मकदूर उनका जवाब दे पाऊँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हमने बहुत सारे मुझे लगता है क्वेश्चंस आपसे पूछे, आपने सबका जवाब भी दिया। मेरी जिंदगी में यही एक असूल है कि सवाल करने का आपको हक है, जवाब देने का मुझे हक है। बस थैंक यू सो मच सर। आज हम मौजूद थे लाला मूसा में और सर कमर ज़मान कायरा के साथ हमारी बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू रही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए समा सितारे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।